नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसे हम महसूस तो हर पल करते हैं पर शायद इतना समझते नहीं। जी हाँ, हम बात करेंगे ध्वनि की। एक मामूली से कंपन से लेकर हमारे कानों तक पहुंचने वाली एक पूरी सनसनी की। तो चलिए इसकी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। सोचिए, सुबह की चाय की चुस्की हो, सड़क पर गाड़ियों का शोर या कोई मनपसंद गाना, ये सब ध्वनियां हैं। पर ये बनती कैसे हैं? ये हवा में चलकर हमारे कानों तक पहुंचती कैसे हैं? चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, अपने सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले, ध्वनि है क्या? फिर वो चलती कैसे है? उसकी अपनी पहचान क्या है? हम उसे सुनते और समझते कैसे हैं? और आखिर में, जब वो किसी चीज से टकराकर लौटती है, तो क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ध्वनि, ये साउंड पैदा कहाँ से होता है? इसका जवाब पता है, सिर्फ एक शब्द में है, कंपन, यानी कि वाइब्रेशन। कंपन मतलब किसी भी चीज का तेजी से आगे पीछे हिलना। सोचिए, गिटार का तार हो, ढोल की सतह हो या फिर हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स। जब तक कोई चीज कंपित नहीं होगी, हिलेगी नहीं, तब तक ध्वनि पैदा हो ही नहीं सकती। ये ध्वनि का समझिए सबसे बेसिक नियम है। अच्छा, ये बड़ा मजेदार है। देखिए, जब एक बजते हुए ट्यूनिंग फॉर्क को एक लटकी हुई गेंद से बस टच करते हैं तो गेंद जोर से दूर भाग जाती है। ये क्या है? ये उस कंपन की एनर्जी है। और फिर जब उसी फॉर्क को पानी में डालते हैं तो पानी में लहरें बनने लगती हैं। मतलब हम कंपन को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ध्वनि कंपन से पैदा होती है। पर सवाल ये है कि ये स्रोत से निकलकर हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है, एक लहर बनकर। अब देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। ध्वनि को चलने के लिए ना हमेशा किसी न किसी सहारे की यानी माध्यम की जरूरत होती है। ये हवा हो सकती है, पानी हो सकता है या कोई ठोस चीज। अगर कोई माध्यम नहीं है, जैसे स्पेस में, तो वहाँ कोई आवाज भी नहीं होगी, क्योंकि कंपन को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ कुछ है ही नहीं। तो होता क्या है, जब कोई चीज, मान लीजिए एक स्पीकर, कंपन करता है तो वो अपने पास के हवा के कणों को धक्का देता है। इससे कण पास पास आ जाते हैं, जिसे कहते हैं संपीड़न या कंप्रेशन। फिर जब वो चीज पीछे हटती है तो कण दूर दूर हो जाते हैं, उसे कहते हैं विरलन या रेरफ्रैक्शन। और बस यही संपीड़न और विरलन की एक चेन बनती जाती है जो तरंग की तरह आगे बढ़ती है। इससे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक स्लिंकी खिलौना। सोचिए, जब हम स्लिंकी को एक तरफ से धक्का देते हैं तो एक लहर आगे बढ़ती हुई दिखती है। छल्ले पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, है ना? ऊर्जा तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई, पर स्लिंकी का कोई भी छल्ला खुद चलकर दूसरे सिरे तक नहीं गया। ध्वनि तरंगे बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। वैसे तो तरंगे 2 तरह की होती हैं। एक जिसमें कण तरंग की दिशा में ही आगे पीछे हिलते हैं, जैसे स्लिंकी में, इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और दूसरी जिसमें कण ऊपर नीचे हिलते हैं, जैसे पानी की लहरें, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अच्छा, हर आवाज अलग होती है ना? एक मच्छर की भिनभिनाहट एक शेर की दहाड़ से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि हर ध्वनि तरंग की अपनी एक खास पहचान होती है, एक तरह का डीएनए। और ये पहचान 3 खास चीजों से बनती है: आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। सबसे पहले है तरंग दैर्ध्य। इसे आसान भाषा में एक पूरी तरंग की लंबाई समझ सकते हैं। मतलब 2 लगातार संपीड़नों के बीच कितनी दूरी है। फिर आती है आवृत्ति, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर रही है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। और ये है महान वैज्ञानिक हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इन्हीं के सम्मान में फ्रीक्वेंसी के यूनिट का नाम हर्ट्ज रखा गया। इन्होंने तरंगों पर बहुत जबरदस्त काम किया था। और तीसरा, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। ये है तरंग की ताकत, उसकी ऊंचाई। कंपन कितना बड़ा और जोरदार है, आयाम जितना ज्यादा होगा, तरंग में ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल। तो हमने तरंगों की पूरी फिजिक्स तो समझ ली, पर हमारा दिमाग इन सब चीजों को, आवृत्ति और आयाम को कैसे समझता है? चलिए अब इस फिजिक्स को अपने अनुभव से जोड़कर देखते हैं। देखिए, हमारा दिमाग फ्रीक्वेंसी को तारत्व यानी पिच की तरह समझता है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे ड्रम की आवाज, तो हमें आवाज गहरी या भारी सुनाई देगी।
और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे एक सीटी की आवाज, तो वो हमें तीखी और पतली सुनाई देगी। और आयाम का कनेक्शन तो और भी सीधा है। आयाम ये तय करता है कि आवाज कितनी प्रबल या लाउड होगी। अगर आयाम छोटा है, कम ऊर्जा, तो आवाज धीमी होगी, और अगर आयाम बड़ा है, ज्यादा ऊर्जा, तो आवाज जोरदार और प्रबल होगी। अब ध्वनि हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। जब वो किसी चीज से टकराती है तो बिल्कुल लाइट की तरह वो भी परावर्तित हो सकती है, मतलब टकराकर लौट सकती है। जब ध्वनि किसी बड़ी और सख्त सतह जैसे पहाड़ से टकराकर लौटती है तो हमें वही आवाज थोड़ी देर बाद फिर से सुनाई देती है। इसी को हम प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। और ये सिर्फ मजेदारी नहीं है, बल्कि बहुत काम की चीज है। चमगादड़ और डॉल्फिन इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अंधेरे में भी रास्ता और शिकार दोनों ढूंढ लेते हैं। अरे वाह, ये तो एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है। एक साफ इको सुनने के लिए आवाज के सोर्स और सामने वाली दीवार या पहाड़ के बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी जरूरी है। अगर दूरी इससे कम हुई तो हमारा दिमाग असली आवाज और लौटी हुई आवाज में फर्क ही नहीं कर पाएगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बादलों की गड़गड़ाहट। जब बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज बादलों और जमीन के बीच बार बार टकराकर लौटती है। इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो एक लंबी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जहाजों में लगा सोनार सिस्टम भी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो आज के सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमने ये सीखा है कि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, तो फिर सोचिए, अंतरिक्ष के खालीपन में जहां कोई हवा नहीं है, वहां सितारों के टकराने और बड़े बड़े धमाकों की आवाज हम तक क्यों नहीं पहुंचती? इसका जवाब आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसी में छिपा है। इस पे सोचिएगा जरूर।